हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जनरल स्टडी की धमाकेदार प्रैक्टिस सीरीज, जिसके अंतर्गत करंट अफेयर्स, बिहार जीके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यह सीरीज आपकी प्रिपरेशन के लिए एक नई रफ्तार प्रदान करेगी, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट कराया जाना प्रस्तावित है। अर्थात मिनिमम समय में मैक्सिमम रिवीजन करना अनिवार्य आपके लिए हो जाता है। इसी चैनल पर आने वाले समय में आपको फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो भी अवेलेबल होंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, जिससे कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रदान कर सकें। अर्थात ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है? बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। अब महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है, उसके पीछे रीजन समझ लीजिए। भारतीय कृषि के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जयंती को आप सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। किसने? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। एम एस स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका 7 अगस्त 1925 ईस्वी को। तो उनकी जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 2026 में होने वाले आयोजन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया जाना है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत देश में किया जाएगा। भारत में इसका आयोजन कब किया जाना है? तो इसका आयोजन किया जाना है फरवरी 2026 में। बात करते हैं कि 2025 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो 2025 में इसका आयोजन किया गया था आपके पेरिस शहर में, जो कि स्थित है फ्रांस की राजधानी है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो जो एआई है उसको कैसे यूज करना है, इसका उद्देश्य है सेफ यूज ऑफ एआई। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया ने ये घोषणा की है। अब ये घोषणा आपकी कब से लागू हो जाएगी? तो ये घोषणा लागू हो जाएगी आपकी 10 दिसंबर 2025 से। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सेतुबंध विद्वान योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे क्या बात की जा रही है। सेतुबंध विद्वान योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। अब इसे कब प्रारंभ किया गया है, लॉन्च कब किया गया है? तो 30 जुलाई 2025 को इसे लॉन्च किया गया है। इस चीज़ को भी आपको डेट को लर्न करना है, क्योंकि जब भी योजना कोई लॉन्च होती है उसकी डेट आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपको एजुकेशन को बढ़ावा देना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है ऐसा भारत का पहला राज्य कौन सा बना है
जिसने ईआई पर आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो आपका पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका पहला राज्य ऐसा बना है। कौन से विभाग ने यह किया या कौन सा डिपार्टमेंट है? तो वो आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो राजधानी आपकी लखनऊ है। सीएम आपके योगी आदित्यनाथ है, सभी को आपको पता हुआ है। जनसंख्या के मामले में सबसे प्रथम स्थान रखता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। गौरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है गौरी महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान में ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये सेलिब्रेट कहाँ पर किया जाता है राजस्थान में, किन के द्वारा किया जाता है? तो समझ लीजिए ये आपका भील समुदाय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। कौन सा समुदाय है आपका? तो भील समुदाय है। अब ये किस क्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मेवाड़ के क्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? आपकी जयपुर है। ये जो सेलिब्रेट किया जाता है किसको, मतलब किसको नॉमिनेट किया जाता है, किसकी याद में, किसके लिए किया जाता है? तो भगवान देवी यानी जो भगवान शिव हैं और उनकी पत्नी माता गौरी, दोनों को ही डेडिकेटेड होता है ये त्यौहार। इस चीज़ को याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सावल हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, चिनाब, गंगा। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सावल हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चिनाब नदी पर इसको बनाया गया है। अब बात करते हैं, देखिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो सावल हाइड्रो प्रोजेक्ट है लगभग 40 वर्ष बाद इसको पूरा किया गया है, या फिर कह सकते हैं इसको दोबारा बनाने के लिए स्टार्ट किया हुआ है। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि ये जो जल सिंधु समझौता था भारत और पाकिस्तान के मध्य में, उसका ये विरोध कर रहे थे पाकिस्तानी के लोग, तब इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन मोदी सरकार ने इसको बनाना प्रारंभ कर दिया है। तो ये कहाँ पर है आपका? तो ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। भारतीय सेवा का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सीपी राधाकृष्णन, पुष्पेंद्र सिंह, टी.एन. मनोहरन। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय सेना का। यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिएगा। भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, पुष्पेंद्र सिंह को भारतीय सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब इन्हें कौन से नंबर का प्रमुख नियुक्त किया गया है उप प्रमुख? तो 48वें नंबर का ये आपके नियुक्त हुए हैं। जबकि सीपी राधाकृष्णन हाल ही में कौन बने हैं? तो ये भी आपके भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। इनको भी आपको लर्न करना है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से टी.एन. मनोहरन का क्या है? हाल ही में आपका निधन हो गया है। ये आपके IDBI के चेयरमैन रह चुके हैं, इसलिए इनको भी आपको लर्न करना ही कंपलसरी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के अंतर्गत किसे फीचर कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ है? 12th फेल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जवान। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 की फीचर कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 12th फेल को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बेस्ट राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 की। तो कौन सा एडिशन है? तो इसका 71वां एडिशन है 2025 में। बेस्ट एक्टर किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर है आपके शाहरुख खान। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो वो है आपकी रानी मुखर्जी। दोनों को ही लर्न करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके
पूछ लिए जाते हैं। शाहरुख खान को मिला है आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को। बेस्ट फिल्म है आपकी 12th फेल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय मंडल युवा खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, इंग्लैंड, माल्टा। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपसे बात की जा रही है कि राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 का आयोजन किस देश में किया जाना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, माल्टा देश में इसका आयोजन किया जाएगा। माल्टा में कब किया जाना है 2027 में? तो इसका आयोजन किया जाएगा 27 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर 2027 तक। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई खेल प्रतियोगिता आपकी फ्यूचर में होती है तो वो ऑटोमेटिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। राष्ट्रीय मंडल युवा खेल की प्रारंभ कब हुआ था? पहला आपका एडिशन कब था? तो इसकी शुरुआत हुई है आपके 2000 से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु नारायण, ज्योतिबा फूले, स्वामी नायकर। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपका रिपीट हुआ है। TRE 3 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब इसकी स्थापना कहाँ पर और कब की गई है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1873 ईस्वी में। कहाँ पे की गई थी? तो ये पुणे में की गई है। दोनों को ही लर्न करना इम्पोर्टेंट है। सत्यशोधक समाज आपके दलित समाज, उपेक्षित वर्गों के उत्थान से जुड़े लोगों के लिए किया गया था। इनकी एक पुस्तक का नाम है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहती है और इनकी पुस्तक वो कई बार एग्जाम में आई भी है, जिसका नाम है गुलामगिरी। क्या है आपकी? गुलामगिरी पुस्तक का नाम है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एल्बर्ट विल विवाद के समय कौन वायसराय था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे एल्बर्ट विल विवाद है क्या, वो समझेंगे। पहले देख लेते हैं इसका आंसर, वायसराय कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय कब से कब तक रहा था? तो 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक आपका लॉर्ड रिपन भारत का क्या रहा था? वायसराय रहा था। इस चीज़ को 1880 से लेकर 1884 तक ये आपका वायसराय रहा है भारत का। अब बात करते हैं एल्बर्ट विल विवाद क्या था। तो एल्बर्ट विवाद था आपका कि जो भारतीय जज थे और जो अंग्रेजी जज थे, लॉर्ड रिपन ने दोनों को ही समान अधिकार प्रदान कर दिए थे कि जो आपके भारतीय जज हैं वो भी अंग्रेज़ों का जो विवाद है सुलझाने का है, डिस्प्यूट है, उसको सुन सकते हैं। ये अधिकार प्रदान कर दिए गए थे एल्बर्ट विवाद में। वहीं इसका विवाद का कारण बना था। ये बिल लाया कब गया था? तो ये बिल लाया गया था 1883 से लेकर 84 में। तो इस वित्तीय वर्ष में इसको लेकर आए गए थे। तो यहाँ पे समान अधिकार दिए गए थे भारतीय जजों को अंग्रेजों के समान, इसलिए इसका विवाद हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड रिपन। किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? जापान, इटली, रूस। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, पर्ल हार्बर पर सैनिक बेड़ा है, दिसंबर 1941 में किस देश ने आक्रमण किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, जापान देश ने इस पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के कारण ही अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? सम्मिलित हुआ था। उसने घोषणा कर दी थी कि 8 दिसंबर 1941 को कि वो भी आपका किस में सम्मिलित होगा? तो वो सम्मिलित हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अब इस वर्ल्ड वॉर के बाद ही अमेरिका ने आपके जो आपने परमाणु हथियारों के बारे में सुना ही होगा, परमाणु अटैक के बारे में सुना होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। कब कब गिराए थे? तो 6 अगस्त को गिराया था आपके, और दूसरा गिराया था 9 अगस्त 1945 को।
तो ये 2 परमाणु बम गिराए थे आपके जापान पर, किसने? अमेरिका ने। उसके बाद आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया था? शांत हो गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जापान। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? 10 अप्रैल 1918, 11 अप्रैल 1919, 12 अप्रैल 1920, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जा रही है, किस दिनांक को हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि इसकी घटना कब घटित हुई थी? तो इसकी घटना घटित हुई थी आपकी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये घटना आपकी घटित हुई है। कहाँ पर घटित हुई थी? तो ये घटना घटित हुई थी आपके अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है? तो ये पंजाब में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या किया था कि जो जनरल डायर था, जनरल डायर ने निहत्ती आपकी जो जनसंख्या थी उस पर गोली चलवा दी थी, जो एक सम्मेलन कर रहे थे उसमें। तो सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 5। किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? 19 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, 23 अक्टूबर 1943, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा भारत में स्वतंत्र की एक अस्थायी सरकार का निर्माण किया था। किस तिथि को किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 21 अक्टूबर 1943 को इसकी गठन किया था। अब इनके बारे में कुछ और भी चीज़ें समझ लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। ये जो सरकार है कहाँ पर गठित की गई थी? तो ये सरकार गठित की गई थी आपकी सिंगापुर में। इम्पोर्टेंट है, सिंगापुर में ही इन्होंने एक और गठन किया था आज़ाद हिंद फौज का। किसका? आज़ाद हिंद फौज का इन्हें कमांडर बनाया गया था। कब बनाया गया था? सिंगापुर में ही बनाया गया था। ये भी बनाया गया इन्हें 4 जुलाई 1943 ईस्वी को। एक एक डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए कहा जा रहा है कि आपको चीज़ें ईजिली तरीके से समझनी है। सिंगापुर आपको समझना ही समझना है। ये क्वेश्चन आपका TRE 2 में भी आया हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1829 से 32, 1839 से 42, 49 से 52, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो इसका हम आंसर देख लेते हैं कि अफीम युद्ध हुआ कब है। तो ये हुआ है आपका 1829 से 32 ईस्वी के मध्य में। किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ है आपका ब्रिटेन और चाइना के मध्य में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोनों में ही रीजन इसका क्या था? तो रीजन था आपका जो ब्रिटेन है उसे अपना व्यापार एक्सटेंड करना था। कहाँ पर? चाइना में। जबकि चाइना ने इसके लिए क्या कर दिया था? मना कर दिया था कि हम अपने यहाँ पे अफीम को बैकिंग नहीं करेंगे। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसका जो युद्ध है वो समाप्ति कब हुई थी, किस संधि के कारण हुई थी? तो नॉन किंग संधि कहते हैं। क्या संधि का नाम है? नॉन किंग अलायंस है आपकी। उस संधि के कारण आपका ये युद्ध समाप्त हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? पेरिस, जेनेवा, लंदन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है? क्रीमिया का युद्ध किस संधि के कारण अंत हुआ था इसका? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, पेरिस संधि के कारण इसका अंत हुआ था। अब बात करते हैं कि जो क्रीमिया का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो ये हुआ था आपके तुर्की और रूस के मध्य हुआ है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका युद्ध कब हुआ है? अब उसको भी देख लीजिए। तो ये युद्ध हुआ है 1853 से लेकर 56 ईस्वी के मध्य में। एक एक चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कब हुआ है? 1853 में। किन के मध्य हुआ है? तुर्की, रसिया। किस संधि के कारण ये समाप्त हुआ था? पेरिस संधि के कारण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। रोमन साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना राजधानी घोषित किया था? यहाँ पे देखिए राजधानी नहीं होना चाहिए, राजधर्म होना चाहिए। क्या है आपको? किस धर्म को राजधर्म घोषित किया था?
तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है किस धर्म को अपना राजधर्म घोषित किया था? रोमन साम्राज्य ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ईसाई धर्म को उन्होंने अपना राजधर्म घोषित किया था। बात करते हैं रोमन साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो रोमन साम्राज्य का संस्थापक था ऑगस्टस सीजर। क्या था? ऑगस्टस सीजर आपका इसका संस्थापक था रोमन साम्राज्य का। चीज़ों को एक एक करके लर्न करनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? रानीगंज, धनबाद, आसनसोल, सोल। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहले आंसर देख लेते हैं कि आपका सर्वप्रथम कोयला खान कहाँ पर खोदी गई थी भारत में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रानीगंज में ये खोदी गई है। जबकि धनबाद और आसनसोल भी आपके क्या हैं? कोयले की खानी है, इस चीज़ को याद रखना है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार किस राज्य में है? तो भारत में कोयला भंडार सबसे ज़्यादा है झारखंड राज्य में है। जबकि विश्व की बात की जाती है तो चीन में सबसे ज़्यादा भंडार है। दोनों को ही आपको लर्न रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। वेदांतांगल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेदांतल अभ्यारण्य कहाँ पर आपका स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि ये जो स्थित है कहाँ पर है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके आते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी आप अभ्यारण्य के बारे में पढ़ते हैं तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी में मिल जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात, तुगोला, एंजल। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है? जलप्रपात पूछा गया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका ऑप्शन होगा नंबर 3, एंजल प्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब इसकी हाइट कितनी है वो भी समझ लीजिए। इसकी हाइट है आपकी 979 मीटर की इसकी हाइट है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा है। अब बात करते हैं ये किस देश में है? तो ये वेनेजुएला में है। कहाँ पर है आपका? वेनेजुएला आपकी कंट्री है, दक्षिणी अमेरिकी कंट्री है, उसमें ये स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। बिहार का अक्षांश से विस्तार लगभग कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, 5 डिग्री का। उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पर कितना एक्सटेंड है। तो आपको पता है कि जो आपकी भूमध्य रेखा की समांतर रेखाएं जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपकी भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के समानांतर जितने भी आप रेखा ड्रॉप करेंगे उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। उसी के अंतर्गत पूछा गया है कि बिहार का कितना एक्सटेंशन है, कितना आपका विस्तार है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3 डिग्री का। अब मान के चलिए कि मैंने ये आपका क्या बनाया? बिहार का एक नक्शा है इस तरह का। अब यहाँ से और ये जो कितना एक्सटेंशन है आपका, कितने अक्षांश के मध्य, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो ये लगभग 3 डिग्री का है। एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपके 24 डिग्री के अक्षांश से लेकर 27 डिग्री के अक्षांश के मध्य में ये बसा हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लॉजिक से नहीं लगा सकते। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसका आइडेंटिफाई आंसर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। कोई मौसम नहीं होगा, एक तरफ पूरा दिन होगा, पृथ्वी का वातावरण गायब हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर सही आंसर होगा एक तरफ पूरा दिन होगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है कि एक तरफ अपना पूरा दिन होगा।
क्वेश्चन को ध्यान से समझो। जैसे ये पृथ्वी है आपकी, मान के चलिए यहाँ पर ये उत्तरी पोल और दक्षिण पोल को मैंने मिलाया, यहाँ पर सन है आपका। अगर ये घूमना बंद कर दे तो यहाँ पे तो हमेशा दिन रहेगा और यहाँ पे हमेशा क्या रहेगी, नाइट रहेगी। तो यही आपका आंसर होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती हैं? खाई, अगाध मैदान, सी माउंट, उपरोक्त में से कोई भी नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया समुद्र के नीचे। अगर आपकी क्या है, बड़ी बड़ी समुद्र के पानी के नीचे की श्रृंखलाएँ हैं, क्या हैं आपकी श्रृंखलाएँ हैं, उनको आप क्या कहोगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि जब आप ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, समुद्र के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके इस तरह के पूछे जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्वाट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इनको हम क्या कहते हैं, ग्वाट्स कहते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो इसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होना ही होना है, CO2 का उत्सर्जन होना ही होना है, ओजोन परत का क्षरण होगा, जलवायु प्रदूषण और परिवर्तन तो होना ही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। मतदान का अधिकार नागरिकों को कैसा अधिकार है? नैतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब जो मतदान का अधिकार होता है, जब आप वोट देने जाते हो कोई भी इलेक्शन में, तो उस प्रकार कौन से प्रकार का आपका ये अधिकार है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वैधानिक अधिकार है। ये आपका एक संवैधानिक अधिकार है। वोट देने की आयु कितनी होती है? अगर किसी व्यक्ति की आयु आपकी 18 वर्ष है और आपका नाम निर्वाचन नामावली में है जिसमें आप वोट देते हैं, तो आप वोट देने के लिए जा सकते हो। बात करते हैं वैधानिक अधिकार की, तो ये प्रावधान दे रखा है आर्टिकल नंबर 326 में आपका, कि आपको लोकसभा और विधानसभा में वोट देने का अधिकार है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसका आर्टिकल भी पूछा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षण देना, समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन। उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 17 किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अस्पृश्यता के उन्मूलन से, यानी क्या है, अनटचेबिलिटी से। जो लोग आपके कास्ट सिस्टम में मानते हैं कि बहुत से लोग नीचे जाति ऊंचे जाति करते हैं, उसका उन्मूलन किया गया है आर्टिकल नंबर 17 में। जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है आपके किस में? आर्टिकल नंबर 19 में। जबकि समानता का अधिकार प्रदान किया गया है आपको आर्टिकल नंबर 14 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की स्थिति कैसी है या कैसी व्यवस्था है? इकहरी, दोहरी, तिहरी। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आपकी न्यायपालिका है वो कैसी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इकहरी आपकी व्यवस्था है। अब इकहरी व्यवस्था कैसे, इंटीग्रेटेड कैसे है? तो भारत जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर मैं पूरे देश को 3 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ। अब देखो जैसे सबसे छोटा वाला जिला हो गया, तो वहाँ पे क्या है, आपके जिला कोर्ट हैं। इसके बाद में आपके हाई कोर्ट होते हैं, यानी राज्य कोर्ट होते हैं आपके। और सबसे ऊपर देश हो जाता है तो उसके लिए क्या है, आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो ये आपकी जो व्यवस्था दे रखी है वो इंटीग्रेटेड दे रखी है, इकहरी व्यवस्था दे रखी है न्यायपालिका के लिए।
ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर कौन है आपका, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, एक एक करके देख लीजिए। उसके नीचे क्या हो जाएगा आपका, हाई कोर्ट हो जाते हैं, और उसके नीचे हो जाते हैं आपके जिला कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट जो आपके न्यायालय होते हैं उन्हें हम कहते हैं। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो 25 है, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है कि कितने हाई कोर्ट हैं वर्तमान में भारत में, तो 25 है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है भारत का, तो ये आपके दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा हाई कोर्ट है, तो वो है आपका प्रयागराज का हाई कोर्ट है यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा है। उसमें लगभग संख्या कितनी है, 160 संख्या है जजों की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, संसद के सदनों तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की तारीख का, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, पहले आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। अब ये संसद के सदस्य हैं, उसमें जो टोटल सदस्य हैं आपके वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड सदस्य हों चाहे वो इलेक्टेड आपके सदस्य हों। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हाल ही में आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। कौन से नंबर का चुनाव हुआ था, तो 16वें नंबर का चुनाव हुआ है, जिसमें आपके एनडीए गठबंधन की तरफ से नॉमिनेटेड सीपी राधाकृष्णन, कौन है आपके, सीपी राधाकृष्णन आपके हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता, समानता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक बात तो हमें पता चल जाती है कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है। अब बात करते हैं कौन सा मौलिक अधिकार आपका निलंबित नहीं किया जा सकता, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जीवन का अधिकार। और जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में दे रखा है, तो आर्टिकल नंबर 21 में दे रखा है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। जबकि अगर अधिकार आपके हट जाते हैं, जैसे समानता का अधिकार दे रखा है किसमें है, आर्टिकल नंबर 14 में है, ये भी आपका रिप्लेस हो जाता है। भाषण में अभिव्यक्ति की अधिकार है वो भी आपका आर्टिकल नंबर 19 में है, ये भी आपका रिप्लेस हो जाता है। तो आपके अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 109, 193, 354, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 109। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि जो आपका धन विधेयक है हमेशा किस में पारित किया जाएगा, सबसे पहले तो वो लोकसभा में ही आपका पारित किया जाएगा या लोकसभा में ही आपका प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए आपके आर्टिकल नंबर 109 राज्यसभा से रिलेटेड नहीं है, धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक को कभी भी राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। राज्यसभा सिर्फ धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद अगर वो इसको आगे नहीं भेजती है तब भी धन विधेयक को पारित मान लिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, राज्य की समेकित निधि से आपके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन आता है कि सर इसकी जो पेंशन है, क्या है आपकी पेंशन कहाँ से दी जाती है,
तो ध्यान रखिएगा इसकी जो पेंशन होती है वो भारत की समेकित निधि से दी जाती है। बात करते हैं हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की। तो भारत में कितने हाई कोर्ट है वर्तमान में? तो 25 हाई कोर्ट है, जिसमें आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो आर्टिकल नंबर 114 के अंतर्गत संसद के द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जबकि समानता का अधिकार किससे संबंधित है? तो ये आर्टिकल नंबर 14 से संबंधित है कि सभी लोग आपके समान हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। संपत्ति का अधिकार आपका पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। आज के समय इसका आर्टिकल नंबर कौन सा होता है? तो आर्टिकल नंबर 300 होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। विश्व उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 15 फरवरी, 15 मार्च, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है विश्व उपभोक्ता दिवस की, कंज्यूमर डे की। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रत्येक 15 मार्च को आपका विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं विश्व उपभोक्ता की, यानी भारत में उपभोक्ता कौन सा अधिनियम है? तो अधिनियम नंबर 1986 आता है, ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ये क्वेश्चन हाल ही में आपकी पैट की जो एग्ज़ाम डेट आई, पैट का जो एग्ज़ाम हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी पूछा गया है कि भारतीय उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो उसमें किया गया था 1986 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? मूल्य ह्रास, घाटा, नया निवेश, उपभोग में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन को ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको पहले समझना है कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज एक्चुअली में है क्या। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय से, यानी आपका क्या है, मूल्य घटता जा रहा है, उसको समायोजित करने के लिए सकल निवेश में एक मूल्य को क्या कहा जाता है? एक नया निवेश आपने किया, मान के चलिए कोई व्यापार आप कर रहे हैं और उसमें आपको घाटा होता जा रहा है। अब उसमें क्या कर दिया आपने, थोड़े से पैसे और लगा दिए, जिससे कि उस घाटे को हम मैनेज कर सकें और आगे भी अपने व्यापार को कंटिन्यू कर सकें। तो ऐसे मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नया निवेश। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1991, 1997, 1995, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्व व्यापार संगठन, यानी जिसे हम WTO कहते हैं, क्या कहते हैं आपका? WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको हम, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1995 से पहले इसका पुराना नाम क्या है वो भी समझ लीजिए। हम इसको पुराने नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, गेट है। क्या है आपका? गेट है आपका इसका पुराना नाम। और गेट की फुल फॉर्म आपकी पूछी गई थी TRE 1 में, जब आपका एग्ज़ाम आया था, जिसमें हम प्राइमरी वाले बच्चे और BEd वाले एक साथ एग्ज़ाम दे रहे थे, उसमें आपका पूछा गया था गेट की फुल फॉर्म। तो गेट की फुल फॉर्म जान लीजिए, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये चीज़ आपको लर्न रखिए। इकोनॉमिक्स जो भी बच्चे, जैसे मान के चलिए कि आर्ट साइड वाले बच्चे हो जो आपका ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रखते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा सॉरी, इसका जाते जाते वो भी देख लीजिए, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो WTO है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आसमान प्रतिफल नियम लागू होता है केवल उद्योग में, केवल कृषि में, एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, हिरासमेंट प्रतिफल का नियम लागू होता है। मतलब एक कोई वैल्यू है, मान के चलिए कि आपने किसी कारखाने में इन्वेस्टमेंट किया,
तो एक समय के बाद में उस कारखाने में जितनी बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, उसमें किया गया इन्वेस्ट, यानी चाहे वो ज़मीन का पैसा हो, मशीन पर लगाया हुआ पैसा हो, कारीगर पर लगाया हुआ पैसा हो, एक समय के बाद में वो क्या होने लग जाता है, आपका डिक्रीमेंट होने लग जाता है, घटने लगता है। इसको ही कहते हैं ह्रासमान प्रतिफल का नियम। तो ये किस पर लागू होता है, तो एक सीमा के बाद में प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर ये लागू होता है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो जो कि आर्थिक स्थिति को मजबूर करती है, वो एक समय के बाद में घटने ही लग जाती है। मान के चलिए कि आपने प्रॉपर्टी यानी ज़मीन खरीद ली, तो एक समय के बाद यानी मान के चलिए कि हाईएस्ट उसकी प्राइस होगी 100 करोड़ रुपए, लेकिन उसके बाद में एक समय ऐसा आएगा कि उसकी जो मूल्य है वो डिक्रीमेंट होते जाएगी। इसी तरह से आपने कोई बाइक वगैरह खरीदी है, तो मान के चलिए कि 1 लाख रुपए की या 9 लाख रुपए की बाइक आपने खरीदी है, तो एक समय के बाद में आपको उसका क्या है, डिक्रीमेंट होने लग जाता है। तो कोई भी आर्थिक क्रिया हो, एक समय के बाद में उसमें डिक्रीमेंट होने लग ही जाएगा। इसे ही कहते हैं ह्रासमान प्रतिफल का नियम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादन उपज की मांग अत्यधिक लोचदार होती है, पूर्णतः लोचदार होती है, पूर्णतः बेरोजगार होती है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता कौन सी दशा में पाई जाती है, जब प्रत्येक उत्पादन उपज की मांग क्या होगी, पूर्ण लोचदार होती है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अब पूर्ण लोचदार का मतलब क्या हो गया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी। प्रतियोगिता का मतलब है, मान के चलिए कि एक मार्केट में गए आप, वहाँ पर आपकी खरीदार भी बहुत हैं और बेचने वाले भी बहुत हैं, यानी सेलर भी बहुत हैं और बायर भी बहुत हैं। तो इनके पास अल्टरनेटिव है कि ये किसी से भी कोई चीज़ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इनके पास अधिक ऑप्शन है अवेलेबल हैं। बायर के पास ढेर सारे आपके सेलर हैं, तो कोई भी मोनोपोली नहीं होगी, किसी का भी रेट आपका क्या होगा, ना तो ज़्यादा ऊपर होगा ना ही ज़्यादा नीचे होगा। यहाँ पर आपका जो बायर है, खरीदने वाला है, वो क्या है, आपका स्वतंत्र है। इसलिए ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत की जनगणना एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये दोनों राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, दोनों डाटा को एकत्र एवं संशोधित करती हैं, दोनों सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के लिए फंडिंग एजेंसी हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के संबंध में कि कौन सा कथन आपका गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के लिए फंडिंग एजेंसियां, ये कथन आपका क्या है, गलत है। बात करते हैं भारत की जनगणना और नमूना सर्वेक्षण के बारे में। ये किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो ये करता है भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत करता है, भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत करता है, जिसके हाल ही में वर्तमान में मंत्री कौन है, तो आपके अमित शाह हैं। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखना ही रखना है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की और की, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1950 को। जनगणना की बात की जाए तो प्रत्येक 10 साल में आपकी जनगणना की जाती है। सबसे पहले जनगणना कब की गई थी, तो 1872 ईस्वी में की गई थी, लेकिन ये क्या थे, इर्रेगुलर थी, यानी नियमित नहीं थी। इस समय लॉर्ड मोए के काल में ये की गई थी, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसी प्रकार से 1881 वाली डेट को भी याद रखना है, लॉर्ड रिपन के काल में आपकी रेगुलर जनगणना यहाँ से प्रारंभ हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई, 5 जून, 17 जून, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर बायोडायवर्सिटी डे पूछा गया है कि कब मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जबकि 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ये तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके।
अगर आपको टॉपिक वाइज हिस्ट्री रिवीजन करनी है तो ऑलरेडी आपकी फ्रांस की क्रांति से संबंधित हमने सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, चाहे वो TRE 1 हो, 2 हो, 3 हो, री एग्ज़ाम हो, उन सब में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन सभी से रिलेटेड अपनी एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख सकते हो। इसी प्रकार से जो आपकी रूस की क्रांति है यानी रशियन रिवॉल्यूशन है जो कि 1917 में हुई है, उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए चाहे आगे भी पूछे जाएं, उसका वीडियो आपका संडे को अवेलेबल होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।